बजाज म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया गया है जो कि बजाज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 13 मई से लेकर 27 मई 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। बेसिकली मल्टी एसेट वह कैटेगरी होती है जिसके अंदर 3 या उससे ज़्यादा एसेट क्लास होते हैं। वहीं इस फंड के अंदर बेसिकली आपका जो निवेश किया जाएगा वह 3 तरीके के एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इक्विटी, डेब्ट और कमोडिटी के अंदर आपका पैसा निवेश किया जाएगा। बात करें एसेट एलोकेशन की तो उसके अंदर इक्विटी के अंदर 35 से 80% तक आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वहीं फिक्स्ड इनकम के अंदर 10 to 55% का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और कमोडिटी के अंदर 10 to 55% तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वहीं 0 से 10% तक रिट्स में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यानी आप देख सकते हैं कि इस फंड के अंदर आपका जो एलोकेशन किया जाएगा वह 3 तरीके के एसेट क्लास में किया जाएगा, जिसके अंदर इक्विटी, डेब्ट और कमोडिटी जैसे गोल्ड और सिल्वर के अंदर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इस वजह से इसके अंदर नॉर्मल इक्विटी फंड की तुलना में रिस्क भी कम होगा और आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने की संभावना है। वहीं बात करें स्कीम डिटेल के बारे में तो यह बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आप 13 मई से लेकर 27 मई 2024 के बीच में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड बेसिकली वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। बात करें इसकी कैटेगरी की तो ये हाइब्रिड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। इस फंड के अंदर आप 500 रुपये से अपना निवेश कर सकते हैं। वहीं प्लान की बात करें तो उसके अंदर ग्रोथ और IDCW दोनों में से किसी भी एक का चुनाव कर सकते हैं। वहीं इस फंड के अंदर आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही ऑप्शन के थ्रू निवेश कर सकते हैं। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स 65, निफ्टी शॉर्ट ड्यूरेशन इंडेक्स 25, डोमेस्टिक प्राइस गोल्ड ऑफ सिल्वर का रहने वाला है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे का 30% तक हिस्सा 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बाकी के बचे हुए 70% अमाउंट के ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा यदि आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं, और 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और वहीं अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। तो SBI म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि SBI ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 17 मई से लेकर 31 मई 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस एनएफओ के अंदर बेसिकली आपका जो निवेश किया जाएगा वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी कंपनी और उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के अंदर ही आपका निवेश किया जाएगा। अब जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में और जानते हैं कि इसके अंदर ग्रोथ का कितना बड़ा स्कोप है और उसमें अच्छे रिटर्न की कितनी संभावना है। करें इस सेक्टर में ग्रोथ की तो इंडिया कौन से नंबर पर आता है, तो अगर लार्ज डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो इंडिया का रैंक इसमें चौथे नंबर पर आता है। वहीं ऑटो कंपोनेंट के सेक्टर के अंदर इंडिया तीसरे नंबर पर आता है ग्लोबली। वहीं टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग के रैंकिंग में अगर देखें तो लार्जेस्ट सेकंड मैन्युफैक्चर में आता है। वहीं लार्जेस्ट ट्रैक्टर प्रोड्यूसर और बस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंडिया तीसरे और दूसरे नंबर पर आता है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ की बहुत ही बड़ी संभावना है, क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट रैंकिंग में अगर हम काउंट करें तो ज़्यादातर रैंकिंग में हम तीसरे, चौथे या दूसरे नंबर पर ही आ रहे हैं। इस वजह से इस सेक्टर में हमारी बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हमें यहाँ पे ग्रोथ की बहुत बड़ी संभावना नज़र आती है। यदि हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देखें तो जहाँ दुनिया भर के अंदर 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर अगर USA की बात करें तो 860 लोगों के पास गाड़ी है। वहीं इटली के अंदर यह आंकड़ा 756 का है, फ्रांस के अंदर ये आंकड़ा 704 का है, UK के अंदर यह आंकड़ा 632 का है, जर्मनी में यही आंकड़ा 627 का है, जापान में यह आंकड़ा 612 का है, साउथ कोरिया में यह आंकड़ा 458 का है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंडिया का 1000 की पॉपुलेशन के अंदर 34 लोग हैं जिनके पास 4 व्हीलर है। वहीं अगर इसे हम 2 व्हीलर से कंपैरिजन करें तो जहां इंडोनेशिया के अंदर 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर
360 लोगों के पास टू व्हीलर है। वहीं चाइना के अंदर 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर 325 लोगों के पास टू व्हीलर है। थाईलैंड में यही आंकड़ा 310 का 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर। और इंडिया में अगर ये आंकड़ा देखते हैं तो 1000 की पॉपुलेशन के ऊपर केवल 120 का ही आंकड़ा है, यानी 1000 लोगों के ऊपर केवल 120 लोगों के पास ही अपना टू व्हीलर है। इस वजह से इस सेक्टर में ग्रोथ होने की बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि जैसे जैसे पर कैपिटल इनकम इंक्रीज़ हो रही है उस हिसाब से लोगों की अर्निंग ज़्यादा होने की वजह से, इस वजह से जहां लोगों की पर कैपिटल इनकम में ग्रोथ हो रही है उस हिसाब से उनके खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं और उनकी ज़रूरतों में भी इंक्रीज हो रहा है, और वह अपनी सहूलियत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं उसकी तरफ मूव हो रहे हैं। वहीं बात करें इसकी टोटल सेल्स वैल्यू की तो वह 8.37 लाख करोड़ की रही थी, जिसके अंदर टू व्हीलर की अगर हिस्सेदारी देखें तो 20% की थी। वहीं थ्री व्हीलर की हिस्सेदारी 15% थी और पैसेंजर व्हीकल की हिस्सेदारी 35% थी। वहीं इसके अंदर हैवी व्हीकल की हिस्सेदारी की बात करें तो 30% की थी। तो आप देख सकते हैं कि इस सेक्टर में कितनी तेज़ी से डिमांड बढ़ रही है और ये ग्लोबली भी हमारे यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के सेक्टर के अंदर भी काफ़ी बड़ी ग्रोथ की संभावना है। जैसा कि दूसरे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी मेट्रो सिटी या किसी रूरल एरिया में भी रहते हैं तो अगर आपको आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले अपने आसपास अगर आपको 2-4 व्हीकल ही नज़र आते थे, तो आज की डेट में देखेंगे तो हर एक घर के अंदर आपको कम से कम एक व्हीकल, चाहे वह टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, आपको एक ना एक व्हीकल ज़रूर नज़र आएगा। और जैसे जैसे ही लोगों की इनकम इंक्रीज़ होती जा रही है वह अपना पर्सनल व्हीकल लेना प्रेफर करते हैं। इस वजह से भी इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ होने की बहुत ही बड़ी संभावना है। वहीं यदि हम इसका ऑटो टोटल रिटर्न इंडेक्स देखें तो इसका पिछले एक साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो 71% का रहा है। वहीं 3 सालों का रिटर्न 33% का रहा है और 5 सालों का रिटर्न 23% का रहा है। वहीं अगर हम इसका कंपैरिजन निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं तो इसका रिटर्न पिछले एक साल का 26% रहा है, वहीं 3 साल का 16% रहा है और 5 साल का 15% रहा है। वहीं निफ्टी 500 से अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो भी आप देखेंगे कि इसने इसको भी बीट करा है, जहां पिछले एक साल में 39% का रिटर्न रहा है, वहीं 3 सालों का 20% का रिटर्न रहा है और 5 सालों का 18% का रिटर्न रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसने पिछले 5 सालों में हर एक साल निफ्टी 50 और निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को बीट करा है। इसी लिहाज से यह आगे भी इस ग्रोथ को बनाए रखने की संभावना पूरी नज़र आती है। इस वजह से यह निवेश के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब जानते हैं कि इसके अंदर आपका निवेश कौन कौन सी कंपनियों के अंदर किया जा सकता है। एनएफओ के अंदर आपका जो निवेश किया जाएगा बेसिकली वह टू व्हीलर और फोर व्हीलर बनाने वाली कंपनियों के अंदर किया जाएगा, साथ ही साथ इससे जुड़े मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों के अंदर भी किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे बजाज हो गई, इसके अंदर होंडा हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, महिंद्रा हो गई, हुंडई हो गई, टीवीएस हो गई, सुजुकी हो गई, अशोक लेलैंड हो गई, इस तरीके की कंपनियों में आपका निवेश किया जाएगा। वहीं इसी से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के अंदर भी किया जाएगा, जैसे कि टायर बनाने वाली कंपनियां हो गई, बैटरी बनाने वाली कंपनियां हो गई, वहीं हॉर्न बनाने वाली जैसे मिंडा कंपनी हो गई, एक्साइड हो गई, एमआरएफ हो गई, सीएट हो गई, इस तरीके की कंपनियों के अंदर आपका निवेश किया जाएगा। जो इस सेक्टर की मेजर फोकस इन कंपनियों के ऊपर ही रहने वाला है, जो कि टॉप लीडर कंपनियों में से आती है ऑटोमोबाइल के अंदर। वहीं बात करें फंड डिटेल की तो यह फंड एसबीआई ऑटोमेटिक अपॉर्चुनिटी फंड के नाम से जाना जाएगा। यह एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, तो उसके अंदर हाई रिस्क और हाई रिटर्न की पॉलिसी काम करेगी, क्योंकि इसके अंदर यह एक थीम को फॉलो करेगा, तो उसके अंदर रिस्क भी ज़्यादा रहने वाला है और रिटर्न मिलने की भी ज़्यादा संभावना है। वहीं बात करें इसके फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर तन्मय देसाई रहने वाले हैं। इसका अगर बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी ऑटो टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो एसआईपी के केस में आप 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 5000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके ऊपर लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और यदि 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर ले लें। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड अपना नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 28 मई 2024 से लेकर 11 जून 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में।
पहले जानते हैं मल्टी कैप कैटेगरी कौन सी कैटेगरी होती है और इसके अंदर कहां पर आपका पैसा निवेश किया जाता है। बेसिकली मल्टी कैप वह कैटेगरी होती है जिसके अंदर आपको तीनों मार्केट कैप के अंदर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे लार्ज कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर और स्मॉल कैप के अंदर। इन तीनों ही कैटेगरी के अंदर आपका मिनिमम 25% का पैसा तीनों कैटेगरी में इन्वेस्ट होता है, यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। पहले जानते हैं कि लार्ज कैप के अंदर कौन सी कंपनियां आती हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 1 से लेकर 100 नंबर तक की कंपनियों को लार्ज कैप में काउंट किया जाता है। वहीं 101 से लेकर 250 नंबर तक की कंपनियों को मिड कैप के अंदर काउंट किया जाता है और 251 से ऊपर की कंपनियों को स्मॉल कैप के अंदर काउंट किया जाता है। तो इस फंड के अंदर आपका जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वह मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप तीनों ही कैटेगरी की कंपनियों में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। वहीं बात करें इसके अंदर एसेट एलोकेशन की, तो उसके अंदर आपका पैसा लार्ज कैप के अंदर 25% से लेकर 50% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं मिड कैप के अंदर भी 25% से 50% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है और स्मॉल कैप के अंदर भी 25% से 50% तक हो सकता है। यानी मिनिमम 25% तो आपका तीनों ही कैटेगरी में होगा, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के अंदर। बाकी का बचा हुआ 25% फंड मैनेजर मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे जहां भी सूटेबल लगेगा वहां पर यह अपना 25% इन्वेस्टमेंट कर सकता है। करें अलग अलग कैटेगरी की फंड में किस तरीके से निवेश होता है, तो जहां अगर आप लार्ज कैप फंड का चुनाव करते हैं तो उसके अंदर मिनिमम आपका 80% तक पैसा लार्ज कैप के अंदर ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। वहीं अगर फ्लेक्सी कैप की बात करें तो फ्लेक्सी कैप फंडों के अंदर फंड मैनेजर के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वह किसी भी कैटेगरी के फंड के अंदर आपका पैसा निवेश कर सकता है। वहीं अगर लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करें तो इसी के अंदर भी मिनिमम 35% लार्ज कैप में और 35% मिड कैप में कंपलसरी इन्वेस्टमेंट करना ही होता है। इसके अलावा अगर मिड कैप की बात करें तो इसके अंदर भी मिनिमम 65% का इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनियों में ही करना होता है और अगर स्मॉल कैप फंड की बात करें तो उसके अंदर भी 65% मिनिमम स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनियों में ही करना होता है। जबकि मल्टी कैप के अंदर ही आपका तीनों सेक्टर के अंदर मिनिमम 25% का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी 25% आपका कम से कम स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना ही होगा, 25% मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना होगा और 25% लार्ज कैप के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा और बाकी का बचा 25% इन्हें फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग उसे जहाँ भी सूटेबल लगेगा वहाँ पर वह इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इस लिहाज से अलग अलग कैटेगरी के फंड काम करते हैं। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड है। वहीं यह एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड बेसिकली वह फंड होती है जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 500, मल्टी कैप 50, 25 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 15 दिन से पहले विड्रॉ करते हैं तो उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। वहीं अगर आप 15 दिन के बाद करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की तो आप इसके अंदर रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही ऑप्शन के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके अंदर दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, ग्रोथ और IDCW। वहीं इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपये से कर सकते हैं और लमसम के केस में भी 500 रुपये से मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर इस कैटेगरी के अंदर आपके पास एक भी फंड नहीं है अगर आपके पोर्टफोलियो में, तो कम से कम इस कैटेगरी में आपके पोर्टफोलियो में एक फंड तो होना ही चाहिए। और अगर आपने अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की शुरुआत अभी तक नहीं करी है तो इसे जल्द से जल्द करें, क्योंकि फ्यूचर में यही आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। आप चाहें अगर खुद से कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट थ्रू से जा सकते हैं और अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो आप किसी भी एमफी रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। बट आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने म्यूचुअल फंड की शुरुआत ज़रूर करें। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।